हेलो 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 हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डावरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डावरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। और जितने भी स्टूडेंट्स लाइव है एक बार भैया कमेंट करके बताइए आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है। प्रशांत भाई गुड इवनिंग, शेखर मीणा नमस्कार भाई। अपराधी बालक का नाम चेंज कर लिया, बहुत बढ़िया। चलिए, मुनेश मीणा गुड इवनिंग, जीतराम गुजर भाई गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। विक्रम कुमार, चलिए जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए भैया। तबीयत मेरी बहुत बढ़िया है, आप सभी भाइयों की तबीयत कैसी है कमेंट करके बता दीजिए। और प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए बहुत ही शानदार ऑफर हमने चला दिया है। आप जो है मात्र और मात्र 299 रुपए के अंदर पूरा साइंस कंप्लीट, मतलब कंप्लीट साइंस जो है आप पढ़ सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जी हाँ, 299 रुपए के अंदर आप पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी लाइव पढ़ सकते हो। साथ में आपको वहां पर 200 घंटे का रिकॉर्डेड बैच भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। बिल्कुल भैया, समय आ चुका है, पढ़ लीजिए। और ये मेरी किताबें हैं, जी हाँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक भी आ चुकी है मार्केट में, आप जयपुर से ले सकते हो। और अगर आप बाहर रहते हो तो आप इसको हमारे एप्लीकेशन डावरा क्लासेज जयपुर से इसको ऑर्डर कर सकते हैं। जी हाँ, दोनों किताबें हाथ से लिखी गई है। फिजिक्स केमिस्ट्री की अलग बुक है और बायोलॉजी का अलग बुक है, ये दो बुक है। आप बिल्कुल हमारे एप्लीकेशन से इनको ऑर्डर कर सकते हैं। भले ही 4 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में ये किताब आप तक पहुंच जाएगी। बिल्कुल साफ सुथरी हाथ से लिखी गई किताबें हैं, तो आप इनको ऑर्डर कर दीजिए। आपको कहीं भी किसी भी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि इसके अंदर मैंने जितना हो सकता उतनी बातें इसमें लिखी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज पेपर की बात करते हैं, कौन सा पेपर हम कराने वाले हैं। तो आप सभी भाइयों को पता है हम कर रहे हैं 2024 के लेटेस्ट पेपर, एकदम लेटेस्ट पेपर जो कि टीसीएस ने करवाए थे। और प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करेंगे पेपर नंबर 22। पेपर नंबर 22 में कर रहा हूं। इसके अलावा मैं बात करूं तो ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पेपर नंबर 7 होगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम स्पेशली ये जो पेपर है आज का, ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पेपर नंबर 7 है, जहां पर 40 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा रहा हूं, सभी दोस्त एक एक करके क्वेश्चन को करते रहे, पढ़ते रहे और जवाब देते रहिए। चलो भाई, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको डावरा क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। चलिए मेरे भाई, एक क्वेश्चन है जो आपको रट के बैठना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्लोरीन के दो समस्थानिक होते हैं दोस्तों, हमने भी सुना है कि क्लोरीन के दो समस्थानिक होते हैं। एक हम 35 लेते हैं और एक क्लोरीन का दूसरा जो समस्थानिक है वो लेते हैं 37। प्यारे विद्यार्थियों, समस्थानिक आप बहुत अच्छे से जानते हो, एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग है। एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। दोस्तों, समस्थानिकों से उस तत्व के रासायनिक गुण जो है वो निर्धारित होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब बात करता हूं, क्लोरीन के दो समस्थानिक है, एक का वजन 35 यूनिफाइड होता है और एक का वजन 37 यूनिफाइड होता है। क्वेश्चन पूछा है कि प्रकृति में निम्नलिखित में से किस अनुपात में पाए जाते हैं। मेरे भाई प्लीज, डायरेक्ट क्वेश्चन है, उठा के लगा दीजिए। आपको मैं बता दूं, यहां पर ये वाला जो क्लोरीन है इसका परसेंटेज हमारी प्रकृति में 75% है, जबकि इसका जो परसेंटेज है वो हमारी प्रकृति में 25% है। और ये आपको हमारी प्रकृति में 3:1 के रेशियो में नजर आएंगे।
3:1 के रेशियो में नजर आएंगे। हाँ मुकेश माली जी, पढ़ लीजिए भाई, लोग फ्री में भी तो पढ़ा रहे हैं। कौन कितने में कोर्स देता है, ये सब अपनी अपनी मर्जी का सौदा है। जिस भी स्टूडेंट को ये कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक है इसमें जो फ्री में भी पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चे फ्री वाले के पास भी नहीं पढ़ते हैं। आपको बताऊं मैं, आप पढ़े लिखे हो, हमारी सरकारें बहुत सारी योजनाएं चलाती है, आइए बच्चों निशुल्क पढ़िए, आइए बच्चे निशुल्क पढ़िए, लेकिन नहीं, बच्चा वहां पढ़ेगा जहां पे पैसा लगेगा, बच्चा वहां पढ़ेगा जहां की फीस ज्यादा होगी, क्योंकि कम फीस में लोग टीचरों को मूर्ख समझते हैं, है ना। कम फीस में लोग ऐसे समझते हैं तो कोई मूर्ख पढ़ा रहा होगा। तो ये आप ही का है, आप ही का बिछाया हुआ जाल है दोस्तों। हमारी सरकारें इतनी सारी योजनाएं चलाती है, आप देख लीजिए, हमारी राजस्थान सरकार ने भी, आपने सुना होगा, आरएस तक की कोचिंग फ्री पढ़ाती है, आरएस तक की कोचिंग फ्री पढ़ाती है दोस्तों, लेकिन नहीं, पढ़ेंगे तो वहां जहां की फीस 1 लाख होगी, क्योंकि लोग कम फीस में टीचरों को मूर्ख समझते हैं। ये है, इसीलिए अगर हम भी कर दे, हम आपको कह दे भाई हम इसको 99 रुपए में पढ़ाऊंगा, नहीं, ये आप समझोगे तो कोई मूर्ख है, ये तो लूट रहा है, इसलिए फीस ज्यादा ही होनी चाहिए। ये रियलिटी है, रियलिटी बता रहा हूं मेरे भाई, रियलिटी बता रहा हूं मैं, है ना। तो फीस का कोई जिक्र नहीं करना है, यूट्यूब पर पढ़िए, फ्री पढ़िए, यूट्यूब पे पढ़िए, फ्री पढ़िए। हम तो यूट्यूब पे फ्री पढ़ाते हैं, लेकिन आप कहां पढ़ते हो, कितने बच्चे यूट्यूब पर फ्री पढ़ने आते हैं। हम फिक्स, हमने 1 घंटा आपके लिए फिक्स कर रखा है, हम यूट्यूब पे फ्री पढ़ाएंगे, कितने बच्चे फ्री पढ़ते हैं, कितने बच्चे आ रहे लाइव। इसलिए मेरा भाई, आनंद वहीं आता है जहां पे मिलता है माल, माल खर्च होता है, आनंद वहीं पे आता है। इसलिए कोई कमेंट नहीं फालतू के। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लीजिए, जिसको पढ़ना है फ्री में पढ़े, जिसको पढ़ना है वो 1 लाख में भी पढ़ रहा है, जिसको पढ़ना है वो 2 लाख रुपए फीस देकर भी पढ़ना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पेपर में छपा है। पौधों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग कायिक प्रवर्धन में भाग लेता है। शायद ये क्वेश्चन इसी टाइप से छपा हुआ था, और मैं आपको फिर से बता दूं, पौधों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग कायिक प्रवर्धन में भाग लेता है। मैं तो भैया 15 अगस्त आ रहा है, मैं तो फीस बढ़ाऊंगा, आपसे फिर कह रहा हूं। मैं भगवान की दया से मुझे 2 रोटी मिलती है, आराम से मेरा जीवन यापन हो रहा है। जो पढ़ता है, मुझे जाल नहीं बिछाना, मेरे पास गिने चुने बच्चे पढ़ते हैं, 1000, 2000, 5000, 10,000, बस। कचरा पट्टी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। 99 रुपए में कोर्स लेकर भी क्या करते हो, लेके पटक देते हो, पड़ा रहेगा, क्या करेगा। कम से कम जब पैसे जाएंगे तो पता तो लगेगा कि हाँ पैसा गया है मेरा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, वैसे तो ये जो कायिक प्रवर्धन होता है, कायिक प्रवर्धन का मतलब है, प्यारे विद्यार्थियों, जड़ जड़ तना और पत्ती से नया पौधा बनना, नया पौधा बनना। थोड़ा समझे दोस्तों, कायिक प्रवर्धन का मतलब है जड़ तना पत्ती से नया पौधा बनना। यहां पर मैं आपको बता दूं, यहां पे सही में जड़ तना पत्ती और तीनों ही आंसर, फूल भाग नहीं लेता। कायिक प्रवर्धन में फूल और बीज भाग नहीं लेते हैं, लेकिन इन लोगों ने क्या किया है, मैं तो ये कहूंगा कि इसके तीनों आंसर सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने, पता है, इन लोगों ने इन तीनों में से ज्यादा वरीयता तने को दी है। इन लोगों ने, मैं फिर कह रहा हूं, मेरी बात को आप समझ लीजिए, इन लोगों ने क्या किया है, इसमें से भी ज्यादा वरीयता किसको दी है, तने को दी है, ज्यादा वरीयता तने को दी है। बाकी का ए, बी और सी तीनों ही पार्ट, मेरे भाई बार बार कह रहा हूं, ज्यादा वरीयता तने को दी जाती है। बाकी का मैं आपको परफेक्टली बात कर रहा हूं, यहां पे तीनों ही जो है ये कायिक प्रवर्धन में भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पाइए, किस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान, किस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान मुख्य रूप से किसकी संख्या से निर्धारित होता है। परमाणु द्रव्यमान की बात हो रही है, एटॉमिक मास। जैसे प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ी देर के लिए आप देखो, कार्बन है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 यूनिफाइड है, इसकी बात हो रही है। इसकी ये क्या होता है,
ये किसके बराबर होता है? तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ मिला के न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ मिला के न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ मिला के न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। तो द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ मिला के, इन दोनों को एक साथ मिला के न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा ऊतक जटिल पौधों की एक विशेषता है जो उनको स्थानीय वातावरण में रहने के लिए अनुकूल बनाती है? निम्न में से कौन सा ऊतक जटिल पौधों की एक विशेषता है? प्यारे विद्यार्थियों, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो। जटिल पौधों का मतलब है जो विकसित पौधे होते हैं। जैसे पौधों को हम 5 भागों में बांटते हैं। पौधों को कितने भागों में बांटते हैं? 5 भागों में। कौन कौन से? नंबर 1 थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। पौधों को हम मेनली 5 भागों में बांटते हैं और सबसे विकसित प्रकार के जो पौधे होते हैं वो होते हैं हमारे कौन कौन से? मेनली जो सबसे ज्यादा जो विकसित होते हैं वो है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म वाले पौधे। तो प्यारे विद्यार्थियों, उनके अंदर एक खास चीज पाई जाती है जिनका नाम है संवहनी ऊतक। नहीं भाई, उनका नाम है संवहनी ऊतक, मतलब जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम मेरे भाई ये जटिल ऊतकों में ही पाए जाते हैं। मेनली इसके अंदर जैसे थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, इनमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते। ओ भाई, इनको बोलते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, वो इसी का नाम है संवहन बंडल। इसी को बोलते हैं संवहन बंडल। जाइलम और फ्लोएम को ही संवहनी बंडल कहा जाता है भाई। चलिए सभी दोस्त वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होगा लेकिन क्वेश्चन हो जाएगा ये वाला। देखिए, यदि कोई वस्तु 10 न्यूटन का नियत बल लगाने पर, बल लगा रहा है 10 न्यूटन, लगा दीजिए आप भी बल 10 न्यूटन, ठीक है, लगाने पर बल की दिशा में एक बात बताऊं लोग क्या कर रहे हैं कम फीसों में कोर्स बेच रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। बेचो भाइयों, बेचो लेकिन ऐसे ऑफर जीवन में आते रहेंगे। लेकिन रियलिटी ये है ना कि बच्चों को कितनी भी कम फीस में कोर्स दे दो, बच्चा लेके पटक लेगा, पढ़ेगा नहीं। पढ़ेगा कब? अरे गुरुजी अब तो वैलिडिटी बीती सर, गुरुजी वैलिडिटी खत्म होने वाली है, 99 रुपए में लेके पटक लिया। क्योंकि 99 का महत्व नहीं है ना भाई। आप बड़े लोग हो, आपके सामने 99 रुपए का महत्व नहीं होता है, तो आपने कोर्स लेके पटक लिया। 10 महीने तक नहीं देखा, फिर याद आई, ओ हो ओ गुरुजी अब तो वैलिडिटी बीत वाली है। इसलिए सही बात तो ये है भाई साहब, जहां पैसा ज्यादा खर्च होता है ना, तो पर डे याद आता है, यार 5,000 का कोर्स लिया है, वो 5,000 का कोर्स लिया है, वो 10,000 का कोर्स लिया है, और 2 लाख रुपए फीस दिए। हर दिन याद आएगी, सुबह उठते ही याद आएगी, अरे यार मेरी कोचिंग की फीस 2 लाख रुपए दिए, 2 लाख रुपए दिए। मेरा भाई 4 बजे नींद खुल जाएगी, नींद नहीं आएगी। लेकिन 99 रुपए का कोर्स लेने के बाद आदमी को और अच्छी नींद आएगी। आहा, 1 साल की वैलिडिटी है, 99 रुपए तो गए हैं। इसलिए आनंद मत लो, आनंद मत लो मेरा भाई, आनंद मत लो जीवन का। कहीं से भी पढ़ो मेरा भाई, जीवन में ये 99 रुपए, 199 रुपए, 299 रुपए, आपको खुद पता है। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पैसा नहीं सिलेक्शन चाहिए। मैं आपको 99 रुपए के 10 कोर्स दे दूंगा। मेरा भाई आपसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सिलेक्शन चाहिए, समय खराब मत करो। सिलेक्शन चाहिए, समय खराब मत करो। आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जहां अच्छा लगे वहां पढ़ो, लेकिन बस टारगेट ये होना चाहिए कि सिलेक्शन होना चाहिए। कोर्स खरीदना टारगेट मत बनाओ कि 99 रुपए में कोर्स मिल रहे हैं, 299 में। कोर्स मत खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा भाई वहां से पढ़ो जहां से आपको चीजें समझ में आती है,
जहां से आपको अच्छा लगता है, जहां से आपका सिलेक्शन हो सकता है। 100, 200, 300 रुपए के ऊपर आप अपना समय खराब नहीं करें। पढ़ो, आप तैयारी करो भाई साहब, हाथ जोड़ के निवेदन है। प्यारे विद्यार्थियों, यदि कोई वस्तु 10 न्यूटन का नियत बल लगाने पर बल की दिशा में डी मीटर विस्थापित हो रही है। ओ भाई, विस्थापन विस्थापन यहां पर मान नहीं दिया, कह रहा है डी, विस्थापन का मान दिया है डी मीटर। ओ हो, संख्या नहीं दी है, ये डी 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 एक संख्या है, डी एक संख्या है, डी एक संख्या है। तो नियत बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा भैया? कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। ये तीर के निशान क्या कहते हैं? ये तीर के निशान क्या कहते हैं? ये दोनों सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है, और ऐसे तीर के निशान सदिश राशियों के ऊपर लगाए जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इधर देखो, बल कितना था मेरे पास? 10 न्यूटन, लेकिन विस्थापन कितना है? डी मीटर। डी, विस्थापन का मान डी दे रहा है, डी 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 डी, तो किया गया कार्य कितना होगा? 10 डी, 10 डी 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 डी। ओ भाई, ये बल है, ये विस्थापन है, ये बल है, ये बल है, ये विस्थापन है, तो बल और विस्थापन को गुणा करिए प्लस में। प्लस क्यों भाई? प्लस का क्या मतलब है? क्योंकि बल और विस्थापन दोनों एक दिशा में है, बल और विस्थापन दोनों एक दिशा में है। अच्छा क्वेश्चन है, किया गया कार्य धनात्मक होगा। बल और विस्थापन, ये कहा देखो, बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन, तो बल और विस्थापन दोनों एक दिशा में है, किया गया कार्य धनात्मक होगा, किया गया कार्य धनात्मक होगा। क्वेश्चन नंबर 6। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 6 है, आराम से पढ़िए। थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत छांटना भाइयों, गलत छांटना है। इस क्वेश्चन का मतलब यह है, इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि आप पे जे थॉमसन की बातें अच्छे से आनी चाहिए। जे थॉमसन की बातें अच्छे से आनी चाहिए। क्या कहता है जे थॉमसन? जे थॉमसन जी कहते हैं कि परमाणु एक धन आवेशित गोला है। बोला था ऐसा। लोकेश कुमार जी, बुक जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, कहीं मिले नहीं मिले मुझे नहीं पता, लेकिन ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, पहुंच जाएगी किताबें आपके पास। प्यारे विद्यार्थियों, जे थॉमसन ने कहा था कि परमाणु एक धन आवेशित गोला है, जिसके अंदर, जैसे ये एक धन आवेशित गोला है, धन आवेशित गोला है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन इस तरह से विचरित करते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन अंदर 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 इलेक्ट्रॉन इस तरह से विचरित करते हैं जैसे किसी तरबूज में क्या लगे हो? बीज लगे हो। इस मॉडल को तरबूज मॉडल का भी नाम दिया गया, इस मॉडल को क्रिसमस मॉडल का भी नाम दिया गया, इस मॉडल को प्यारे विद्यार्थियों प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा गया। 3 नाम बोल रहा हूं, तरबूज मॉडल, इसको क्रिसमस मॉडल, या इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी नाम दिया गया। प्लीज ध्यान से सुनिए प्यारे विद्यार्थियों, ये बात जे थॉमसन ने बता दी थी कि परमाणु जो है ना आयनिक रूप से उदासीन होता है। लाइन सुनिए मेरी, जे थॉमसन ने बात बताई थी कि परमाणु आयनिक रूप से उदासीन होता है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। परमाणु आयनिक रूप से क्या होता है? उदासीन होता है। आयनिक रूप से क्या होता है? उदासीन। अब पूरी लाइन पढ़िए। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान नहीं होते। ओ भाई, नहीं होते? होते हैं, होते हैं, होते हैं। मेरे हिसाब से तो ए ही गलत हो गया इसका। ए आंसर को पकड़ लो, ए आंसर को पकड़ लीजिए प्यारे विद्यार्थियों। छठे क्वेश्चन में ए आंसर को पकड़ लो। कहां आगे बढ़ रहे हो? अरे मैंने बोला था ना कि जे थॉमसन के अनुसार किसी परमाणु के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। प्लीज, तो पहला ही कथन गलत हो गया। क्यों आगे बढ़ रहे हो? ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान नहीं होते, ये गलत हो गई ना लाइन। ठीक है, बाकी का छोड़ो इसको। परमाणु में धनावेश, धनावेश तरबूज के खाने वाले भाग की तरह बिखरा है। हां, मतलब जो तरबूज का जो रेड वाला भाग होता है दोस्तों, तरबूज जैसे ऐसे समझो ये तरबूज है, तो तरबूज का जो रेड वाला भाग होता है
तरबूज का जो रेड वाला भाग होता है, ये रेड वाला भाग पॉजिटिव है भाई, ये रेड वाला भाग होता है पॉजिटिव, और इसके अंदर ये वाला नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ये बीज जो होते हैं ना, बीज जो होते हैं ये नेगेटिव चार्ज है, बीज जो है ना वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें अंदर धंसे होते हैं, सही बात है। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश का परिणाम समान होता है, देखो यहां लिख दिया समान होता है, इसलिए विद्युतीय रूप से ये क्या होता है, उदासीन होता है। बढ़िया, जे थॉमसन का परमाणु मेडल, क्वेश्चन नंबर 6 राइट आंसर ए। 7 नंबर, बढ़िया क्वेश्चन है। पुष्पी पादप में लैंगिक प्रजनन से संबंधित सही कथन का चयन करना है। ये पुष्पीय पादपों की बात हो रही है, पुष्पीय पादपों में जो लैंगिक जनन होता है उसकी बात हो रही है। देखिए क्या कहता है, निषेचन के बाद सही कथन चुनना है। निषेचन के बाद अंडाशय एक बीज के रूप में विकसित होता है, अंडाशय एक बीज के रूप में विकसित होता है। भाई साहब, अगर मैं आपको बताऊं तो एक दिन बताया था मैंने, बीजांड से बनता है बीज, बीजांड से बनता है बीज, बीजांड से बनता है बीज, ठीक है। निषेचन के बाद बीजांड फल के रूप में विकसित होता है, गलत लाइन। उपयुक्त वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र पराग कण से पराग नलिका निकलती है और वर्तिका से होती हुई अंडाशय तक पहुंचती है। भैया, निषेचन के बाद युग्मनज में बिना किसी विभाजन के भ्रूण नहीं। आप ऑप्शन नंबर सी को पकड़िए, क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर सी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब मैं कल भी बताया था, समझो बात को मेरे भाई, जैसे ये है परागकण, परागकण, ये है परागकण, यहां पर पहुंच गए। सबसे पहले कहां जाके गिरते हैं, प्लीज ध्यान रखना, कहां जाके गिरता है, ये वर्तिकाग्र पे जाके गिरता है, ठीक है। यहीं से निकलती है एक पराग नली, और इस नली से होता हुआ मेरे भाई, इस नली से होता हुआ ये पराग कण जो है, ये पराग कण जो है, ये आपके बीजांड के अंदर जो अंडा होता है वहां तक पहुंच जाता है, फिर निषेचन की क्रिया होती है। तो यही लाइन सी में बोली गई है, वर्तिकाग्र पराग, पराग कण से, पराग कण से पराग नलिकाएं निकलेगी, है ना, और वर्तिका से, ये बीच वाला हिस्सा होता है वर्तिका, वर्तिकाग से होती हुई अंडाशय तक पहुंच जाती है। ये है हमारा अंडाशय, अंडाशय तक पहुंच जाती है, अंडाशय तक ये नली पहुंच जाती है। ये क्वेश्चन है ना कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी के अंदर साफ साफ लिखा गया है ना। तो प्लीज एक चित्र है ना, देखो मैं आपकी एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि मैंने आपको एनसीईआरटी के, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है डावरा क्लासेज के नाम से, ठीक है, लगभग 40,000 के आसपास यहाँ बच्चे हैं अभी। तो यहां पर मैंने आपको बहुत सारे फोटो डाले एनसीईआरटी के। मेरा भाई आपसे मेरी निवेदन है, मैंने जितने भी फोटो डाले ना अपने मोबाइल में उसको सेव कर लेना भाई। ये वाला है वो, यहां पर लिखी गई है वो सब बातें, यहां पर इस ये कक्षा 10वीं का फोटो ये किताब का, तो इसके अंदर वो सभी बातें लिखी गई है। चलो मैं कह रहा हूं ना, मैंने वो सभी फोटो, मैं अभी इसको लगाई देता हूं यहां पर, एनसीईआरटी की एक एक फोटो मैंने आपको भेजने की कोशिश करी है। प्लीज, मैंने वो सभी फोटो भेज दी जहां से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो देखो ये है वो चित्र, ये है वो चित्र, और इसी के अंदर वो बातें लिखी गई है दोस्तों। वो जो बातें है ना वो सब इसके अंदर लिखी गई है। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, मैंने जितने भी आपको चीजें भेजी है ना, आप उनको पढ़िए एक बार। पूरी बातें, इतना शानदार पेज है ना कि आपको 100% आपको कहीं ना कहीं हर दिन क्वेश्चन देके जाएगा, हर दिन क्वेश्चन देके जाएगा। मैं तो कह रहा हूं भाई, जब भी समय मिले ना प्लीज, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, ये वाला पेज आपको पढ़ना है। ये कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी का पेज है। मैं तो कह रहा हूं हर दिन क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों। पुष्पी पादों में लैंगिक जनन, ये जो एंजियोस्पर्म होते हैं, जैसे ये नीम है, बमूल है, एंजियोस्पर्म में जननांग
जननांग पुष्प में विकसित होते हैं। जो जननांग होते हैं ना, जनन अंग जो होते हैं, ये पुष्प में होते हैं। आप पुष्प के विभिन्न भागों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हो। इसमें 4 भाग है, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर और स्त्री केसर। मेनली 4 पार्ट होते हैं, बाह्य दल, दल, पुंकेसर और स्त्री केसर। भैया पुंकेसर और स्त्री केसर पुष्प के जनन भाग है। मैं कह रहा हूं इसको इतनी बार अंडरलाइन कर करके पढ़ना प्लीज। मैं आपको, मेरा काम है ताकत लगाना। हर लाइन पूछिए, जितनी भी यहां पर जो भी लाइन हो ना, एक एक लाइन को बार बार अंडरलाइन कर करके पढ़ना। देखिए पादप के 4 मेन भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर और स्त्री। देखो अगली लाइन क्या लिखी है, पुंकेसर और स्त्री केसर पुष्प के जनन भाग है। हाँ ये क्वेश्चन पूछा है कि पुष्प के जनन भाग कौन कौन से होते हैं, तो आपको 2 नाम बोल रहे, पुंकेसर और स्त्री केसर, जिन्हें जनन, जिनके अंदर पाई जाती है जनन कोशिकाएं होती है। पंखुड़ी और बाह्य दल का कार्य क्या है, ये एक तरह से पौधे को या पुष्प को सुरक्षा देना, सब लिखा है ना। एक लिंगी कौन होते हैं, वहां पर देखो नाम लिखा है, पपीता और तरबूज, ये एक लिंगी होते हैं। उभयलिंगी में कौन आता है, उभयलिंगी में कौन आता है, गुड़हल और सरसों। गुड़हल और सरसों ये उभयलिंगी पुष्प में काउंट होते हैं। दोस्तों समय मिले तो जरूर पढ़ना, बाकी आपकी मर्जी है। तो ये चीजें कोई कहे कि एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, वो गए जमाने। विटामिन ए से रतौंधी, शरीर में 206 हड्डी पाई जाती है। भाई साहब विज्ञान का जनक कौन है, जंतु विज्ञान, वो गए जमाने नहीं है। इसलिए समय निकालो, और मैंने इतने सारे फोटो भेजे हैं, मैं तो कह रहा हूं उनको अपने पास सेव कर लेना। टेलीग्राम पर मैंने बहुत सारे फोटो भेजे हैं, उनको जब भी आपको समय मिले तो प्लीज आप उनको अपने मोबाइल में पूरे एन से, जैसे ये फोटो भेजा है मैंने, इसलिए भेजा, मुझे पता है कि इस फोटो में से बार बार क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया 7 नंबर। ये क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संदर्भ में, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। यह है गोलीय दर्पण, यह है मुख्य अक्ष। प्यारे विद्यार्थियों, मुख्य अक्ष पे होता है वक्रता केंद्र सी, बीचों बीच में फोकस रहता है, ये पोल होता है। क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा विकल्प सही है। देखो मुख्य अक्ष के संदर्भ में यह दर्पण के पृष्ठ के समांतर होता है, पृष्ठ के समांतर नहीं होता। ये क्या, ये वाला ये दर्पण है, बात हो रही है मुख्य अक्ष की। दोस्तों इस लाइन की बात हो रही है, इस लाइन की याद हो रही है। क्या ये इसके समांतर है, इसके समांतर है, नहीं, छोड़ो इसको। यह दर्पण के पृष्ठ को 45 डिग्री के कोण पर प्रतिच्छेदित करती है, नहीं। यह दर्पण के किनारे पर स्थित होता है, नहीं। यह दर्पण पर ध्रुव पर अभिलंबित होता है। प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा सा इसमें कहीं ना कहीं कोई शब्द में अंतर है। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, यह दर्पण पर ध्रुव पर अभिलंब, यही है दोस्तों। इसका जो जवाब है वो डी है, डी इसका सही जवाब होगा। प्यारे विद्यार्थियों ये जो मुख्य अक्ष होती है, मेन लाइन, ये पोल या ध्रुव पर लंबवत होता है, एकदम बिल्कुल सीधा ये लंबवत होता है। तो इसका डी आंसर ही सही है दोस्तों। मुख्य अक्ष की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कठोर जल में साबुन का उपयोग करने की सामान्य दोष है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कठोर जल, प्यारे विद्यार्थियों हार्ड वाटर, जिसके अंदर किसकी अशुद्धि आ जाती है, किसकी अशुद्धि आने से पानी कठोर जल कहलाता है। अभी आया था, कुछ दिन पहले ही क्वेश्चन आया है, ठीक है। वो कह रहा है कठोर जल में साबुन का उपयोग करने की सामान्य दोष है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, कठोर जल में साबुन अपना रंग खो देता है, ऐसी कोई बात नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अभिक्रिया के कारण साबुन के महल का निर्माण होता है।
बी इज ए राइट आंसर है एकदम। दोष क्या है इसका? प्यारे विद्यार्थियों, कठोर साबुन के उपयोग करने की सामान्य दोष यही है कि वो क्या करता है, साबुन जो है ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयनों के साथ अभिक्रिया के कारण साबुन के महल का क्या करता है, निर्माण करता है। नहीं, अरे कठोर जल के साथ झाग नहीं बनते, कठोर जल के साथ झाग नहीं बनते दादा, डी नहीं है इसका आंसर। अरे बी, ए, सी भी नहीं है। अगला, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी कथन सही है? पारिस्थितिकी तंत्र, प्यारे विद्यार्थियों, हम जो भोजन खाते हैं वह हमारे शरीर के विभिन्न एंजाइमों के द्वारा पचाया जाता है, ये बात तो सही है। हम जो भोजन खाते हैं वो एंजाइमों के द्वारा पचाया जाता है। नंबर 2, एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं। किसी विशेष पदार्थ के विघटन के लिए, किसी विशेष पदार्थ के विघटन के लिए विशिष्ट एंजाइमों की आवश्यकता होती है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10? क्वेश्चन नंबर 10 तो कहता है कि तीनों ही लाइनें यहां पर सही लिखी गई है, तीनों ही लाइनें यहां पर सही लिखी है दोस्तों। एक तरह से यहां पर एंजाइम की बात हुई है, एंजाइम की बात हुई है इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11, पुनर्जनन, पुनर्जनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पुनर्जनन का मतलब है दोस्तों, जैसे कोई टुकड़ा है, शरीर का कोई टुकड़ा है, अगर उसको टूट के अलग कर दिया जाए या अलग हो जाए तो इससे एक नया जीव बन जाता है, एक नया जीव बन जाता है, इसको बोलते हैं पुनर्जनन। ऐसा स्पाइरोगायरा में होता है, स्पाइरोगायरा में ऐसा होता है दोस्तों। पुनर्जनन प्रजनन के समान नहीं होता है। सभी जीवों में पुनर्जनन और प्रजनन दो अलग अलग नामों वाली एक प्रक्रिया है। पृथ्वी पर किसी भी जीव में पुनर्जनन की क्षमता नहीं होती है, होती है। पुनर्जनन एक बिल्कुल नए जीव को जन्म देता है। फिर से डी पकड़िए, फिर से डी पकड़िए प्यारे विद्यार्थियों, पुनर्जनन एक बिल्कुल नए जीव को क्या देता है, जन्म देता है। एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही पूछ रहा है, एक मिनट, एक मिनट और चेक कर लो इसको। भाई इसका आंसर है ना, एक मिनट और सुनिए, एक मिनट वापस से देखो। इन्होंने इसका आंसर ए लिया है, वापस देखो। इन्होंने कहा है कि जो पुनर्जनन है वो प्रजनन के समान नहीं है। ये बात आप समझने की कोशिश करिए। जो प्रजनन मतलब जो वास्तव में जो प्रजनन होता है उसके समान नहीं है। ए बी, बिल्कुल ए सही है ना? अगर इस पे रट लगा होगा, क्योंकि मैं आपको एक बार फिर बताऊं कि आपके रेलवे के जो अभी पेपर हुए थे ये वाले, तो इतना तो आपको भी पता है कि रेलवे ने कुछ क्वेश्चन डिलीट भी किए हैं। तो बाकी का आप एक बार चेक करना, इसको हम नेट पे भी डाल के देख लेंगे। अगर यहां पर ए और डी, मेरे भाई मेरे हिसाब से ए और डी दोनों सही है। पुनर्जनन से एक नए जीव का जन्म भी होता है। तो एक बार प्लीज, ए और डी मेरे हिसाब से दोनों सही है। इसको और इंटरनेट पे चेक करेंगे। और आप भाइयों को पता है कि रेलवे ने बहुत सारी आपत्तियां ली थी, शायद मेरे हिसाब से ये भी एक आपत्ति का क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर ए और डी दोनों ही सही नजर आ रहे हैं। बाकी एक बार इसको और इंटरनेट से चेक कर लेंगे। एक और क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं पर विचार करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बढ़िया पेपर है, ऐसा फर्जी पेपर नहीं है भाई साहब। कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है मतलब आपको गलत कथन आपको यहां पर छांटना है। सही नहीं है कौन सा कथन? देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखा बंद वक्र में होती है। जी हां दोस्तों, जैसे चुंबकीय बल रेखा है एन और एस, बाहर की तरफ एन से निकलती है, एस पे खत्म, एस तो एक पूरा बंद वक्र बनाती है। ये लाइन तो सही है। किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह दिशा मानी जाती है जिस दिशा में चुंबकीय
दिक्सूचक सुई का उत्तरी। जी सही है दोस्तों। जब ये बल रेखाएं बनाई जाती है ना, तो इसके लिए आपको पता है ये कंपास लिया जाता है, और कंपास की जो सुई है ना, जिसका मेन जो डायरेक्शन होती है ना भाई, प्लीज ये अच्छी लाइन है, ये उत्तरी ध्रुव की तरफ होती है। जी हाँ, इसकी डायरेक्शन उत्तरी ध्रुव की तरफ होती है। बी कथन एकदम परफेक्टली सही है। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की सापेक्ष प्रबलता विद्यमान रहता है और इसे क्षेत्र रेखाओं की निकटता कोटि के दो। जी हां सही है भाई। सी में क्या गलती नजर आ रही है दोस्तों? सी पकड़ना पड़ेगा। कोई कहो कि इसमें तुक्का मार दूं, नहीं दे सकते। तुक्का वाले क्वेश्चन नहीं है, चीजें समझनी पड़ेगी। फिर कह रहा हूं, जितना आप इसको सरलता से लेके जा रहे हो ना, इतना सरलता से नहीं है दोस्तों। आपको पता होगा, जैसे जैसे बल रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती है, इनके बीच की दूरी बढ़ती है प्यारे विद्यार्थियों, इसके चुंबकीय क्षेत्र का मान कम पड़ता जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। अगर बल रेखाएं पास पास है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी सही है, ज्यादा होगा। अरे भाई इसमें, अरे 11वें का तो मैं बता रहा हूं भाई साहब, ए सही है, मैं मान रहा हूं ए कन्फर्म है वहां पर, लेकिन पुनर्जनन से नए जीव का जनन होता है, इस बात को एक बार और चेक करेंगे। होता है ये तो पक्की बात है। हाँ, बिल्कुल नया जीव का बनना, अरे भाई पुनर्जनन से जीव तो है ही है, उसका टुकड़ा हो जाएगा, उस टुकड़े से नया जीव बनता है, वो एक बार चेक कर लेंगे। बाकी का, यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखा समांतर और समदूरस्थ है तो वो वे शून्य क्षेत्र की प्रबल नहीं। अरे भाई अगर कहीं पे बल रेखाएं है, उनके बीच की दूरी भी समान है, तो चुंबकीय क्षेत्र शून्य थोड़ी होगा। वहां पर है, चुंबकीय क्षेत्र का न्यूनतम मान होता है इसके सेंटर में, इसके सेंटर में। तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 12 राइट आंसर इसका लगेगा डी। क्वेश्चन नंबर 13 चेक करो एक बार। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल। प्यारे विद्यार्थियों, गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान होता है वो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वस्तुओं के द्रव्यमानों और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। जी हां, केवल दूरी पर, वस्तुओं के द्रव्यमानों या उनके बीच की दूरी पर नहीं, केवल वस्तुओं के। ए आंसर सही है। प्यारे विद्यार्थियों, गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान होता है वो कोई भी दो वस्तुओं के बीच में लगेगा, वो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 13वां क्वेश्चन का ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड विलयन का एक गुण नहीं है? बार बार रिपीट हो रहा है, शायद 5वीं बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, 5वीं बार रिपीट हुआ है मेरे भाई ये क्वेश्चन। कोलाइड विलयन के अवयव केवल प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम है। जी हां, ये कोलाइड का लक्षण है। ठीक है, कोलाइड के कणों का आकार बहुत बड़ा होता है। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। जी हां, विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड का आकार इतना बड़ा होता है कि वह इससे गुजर रहे प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं और उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। तो भाई साहब एक बार आप क्वेश्चन नंबर 14, आंसर इसका क्या लगेगा? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा वी। जी हां, बहुत बड़ा, ये शब्द यहां पर गलत कर दिया, बहुत बड़ा नहीं। देखो यहां लिखा है कोलाइडो का आकार इतना बड़ा होता है कि वो जो प्रकाश गुजरता है उसको दृष्टिगोचर कर देता है, प्रकाश दिखाई देता है। यहीं से बनता है आपका टिंडल प्रभाव, यहीं से बनता है प्यारे विद्यार्थियों टिंडल प्रभाव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से पादपों में परिवहन के संबंध में गलत कथन की पहचान करनी है। पादपों में परिवहन, पादपों में परिवहन के लिए गलत लाइन आपको पकड़नी है दोस्तों। देखो गलत लाइन, फ्लोएम मिट्टी से खनिज, नहीं 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 नहीं, ये काम फ्लोएम का थोड़ी है। अरे मिट्टी से खनिज लवण और पानी को पत्तियों तक पहुंचाने का काम क्या ये फ्लोएम का काम है? नहीं, ये काम तो जाइलम का है। पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, मूल रोम पानी और खनिज अपशोषण के लिए जड़ की सतह, बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर सही बात करें ना, तो जड़ों के यहां पर मूल रोम पाए जाते हैं और यही वो क्षेत्र है जहां से
पानी का ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, अवशोषण होता है। ये सही है। अगला, पादपों में विशेष संवहनी ऊतक, संवहनी ऊतक जाइलम और फ्लोएम मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों का परिवहन करते हैं। संवहनी ऊतक और देख लेते हैं। जड़ें और पत्तियां जाइलम चैनलों के एक सतत नेटवर्क से जुड़ी होती है। तो यहां पर भाई साहब एक बार अगर आप इसको पूरी तरह से अच्छे से देखोगे, आपसे उसने गलत लाइन पूछ रहा है, तो गलत लाइन में शायद हो सकता है कि कुछ भाइयों को इसकी पूरी नॉलेज है, किसी को नहीं है। तो इसमें से केवल यहां पर एक ही गलत लाइन छांटी है, केवल ये कथन भी सही है, ये कथन भी सही है, एक गलत है यहां पर ए वाला जो कि साफ साफ दिखाई दे रहा है, और इसका आंसर लगेगा इस आधार पे बी। भाई देखिए एक बात थोड़ा सा समझिए, जो चीज हम पढ़ते हैं ना, कोई जरूरी नहीं है कि हम पे सभी चीजें परफेक्टली आए, लेकिन अगर आपको लग जाए कि यार ए गलत है, तो देखो ए गलत है, गलत है, तो आपको ए का तो पता चल ही चुका है कि ए तो गलत है। तो ए आपको देखो एक बार प्लीज, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक बार आप देखो, गलत ही तो पूछ रहा है, अरे थोड़ा सा तुक्का देना तो सीखो, मेरी बात को आप समझिए। आपको नहीं पता, सबके बारे में नहीं पता, मैं क्या कह रहा हूं, नहीं पता होता है भाई साहब। अगर आपको सबके बारे में नहीं पता तो कुछ तो पता लग रहा होगा। गुरु जी हमको तो एक पता लगा है कि फ्लोएम जो है ना, फ्लोएम जो है ये मिट्टी से खनिज और जल का अवशोषण नहीं करती, ये काम जाइलम का। ए पता है कि ए गलत है, तो ए किसमें है ये तो देख ले, देखो इसमें ए नहीं है, इसमें ए नहीं है, इसमें ए नहीं है। भाई साहब थोड़ा सा, कोई जरूरी नहीं है कि आप पे सभी चीजें आए, चीजों का ऑप्शन देखा करो, हो सकता है भगवान की दया से आप पे एक कथन का पता चला और उसी से आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है वी। अगला है, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन अणु के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनाती है। प्यारे विद्यार्थियों यहां पर बात हो रही है कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन अणु के साथ, तो क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 जल नहीं बनेगा। प्यारे विद्यार्थियों कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस के साथ जब क्रिया करता है तो ये मेथेनॉल बनता है, मेथेनॉल बनता है दोस्तों, ये बन जाएगा आपका मेथेनॉल। इसको हाइड्रोजन को संतुलित कर दो, 4 हाइड्रोजन हो गए, 1 ऑक्सीजन 1 कार्बन। प्यारे विद्यार्थियों ये है मेथेनॉल। कोई बात नहीं, नहीं पढ़ रखा तो याद कर ले। नहीं भाई मेथेनॉल बनेगा दोस्त, मेथेनॉल। नहीं पता तो करना पड़ता है, देखो ये कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज आए, कहां लिखी है ये बात कि हर चीज हम पे आए, कोई जरूरी नहीं है, जितना आए उसको कर लो, तुक्का मारोगे तो फंसोगे। आदमी चाहता है, अब देखो एक छोटी सी चीज बोलूं, वो आपकी मर्जी है, हो सकता है कि आपने ये अभिक्रिया कभी सुनी नहीं हो, लेकिन मैं कह रहा हूं आप में से ज्यादातर स्टूडेंट तुक्का लगा रहा है, लगा दो तुक्का। और ये तुक्का नाम की जो चीज है ना जीवन में, ये वो ही चीज है, ये दुनिया में अगर सबसे बड़ी कोई चीज बनी है ना तो उसका नाम है तुक्का लगाना। मेरा भाई आपसे रिक्वेस्ट है, आपने ये क्रिया कभी सुनी नहीं तो क्यों उत्तर दे रहे हो बिना बात के। अरे रियलिटी तो ये है कि ये क्रिया हमने कभी सुनी नहीं है, और जब आपने कोई चीज सुनी नहीं है जबरदस्ती क्यों तुक्का मिल रहा है उसमें, है ना। अब सुन लिया आपने, भविष्य में कभी जरूरत पड़े तो कर देना टिक, मेथेनॉल, मेथेनॉल है ये, एथेनॉल नहीं, मेथेनॉल। अगला क्वेश्चन है, सक्रियता श्रेणी में कौन सा युग्म सबसे अधिक और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु युग्म की दर्शाता है। भाई साहब सक्रियता श्रेणी पूरी याद कर लेना, सबसे मुंडी पर आपका पोटेशियम लगा है, और सबसे नीचे जाओगे तो चांदी, सोना और प्लेटिनम आता है। लेकिन यहां पर आपको क्या दे रखा है, पोटेशियम है सब में, सबसे ज्यादा क्रियाशील पोटेशियम है, और पोटेशियम के साथ में चांदी से कम तो आपका यहाँ पे सोना तक दे रखा है। तो हमारी जो एनसीईआरटी में वो सोना तक दे रखा है, तो राइट आंसर ए। सबसे ज्यादा और सबसे कम पूछ रहा है, वो सबसे ज्यादा क्रियाशील है पोटेशियम और कम में आपका गोल्ड या सोना आ जाएगा। 18 नंबर,
ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, पर्यावरण वाला क्वेश्चन बार बार आ रहा है। एक बार आप इसको पढ़िए और आपसे कह रहा है सही कथन आपको टिक करने हैं। सही कथन आपको टिक करना है। दोस्तों, मेरा तो जो ऑफर है वो आपको पता है, ये ही मेरा ऑफर है, ये भी बंद हो जाएगा। 299 रुपए में ये ऑफर चल रहा है। 299 रुपए में हम आपको लाइव बैच दे रहे हैं, और लाइव बैच के साथ साथ, लाइव बैच को टाइम लगता है भैया पूरा होने में, 6 महीना भी लग जाता है। लाइव के साथ साथ हम आपको यहां पर 200 घंटे का रिकॉर्डेड बैच भी साथ में उपलब्ध करा रहे हैं, और इसके साथ साथ 50 टेस्ट पेपर भी मैं आपको इसी 299 वाले बैच में दे रहा हूं। एप्लीकेशन पे जब आप जाओगे वहां पर कूपन लगा हुआ है, क्लिक करके 299 में आप ये लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हो। लाइव क्लास जो चलती है वो शाम को 6 बजे से चलती है। लाइव क्लास का जो टाइम है एप्लीकेशन के ऊपर शाम को 6 बजे से चलती है। नीचे स्क्रीन पर मोबाइल नंबर भी आ रहा है, एप्लीकेशन डाबरा क्लासेज के नाम से है, आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, किताबें मंगा सकते हैं। तैयारी आपको करनी है मेरे भाई, 100-200 रुपए से कहानी नहीं बिगड़ेगी, तैयारी आपको करनी है। देखो, गैर 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 जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बारे में भैया इसका मतलब समझो। गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का मतलब होता है, इसका क्या मतलब है, ऐसे पदार्थ जिनका जल्दी से विघटन नहीं होता। ऐसे पदार्थ जिनका जल्दी से विघटन नहीं होता है दोस्तों, उनको बोलते हैं जैव निम्नीकरणीय। अब इनके बारे में, ये पदार्थ जैविक प्रक्रिया के माध्यम से विघटित नहीं होते। सही है, लाइन एकदम सही है। ये पदार्थ पर्यावरण में अल्प अवधि के लिए बने रहते नहीं, ये तो लंबी अवधि के लिए बने रहते हैं। ये पदार्थ पारितंत्र के विभिन्न सदस्यों को हानि पहुंचाते। बिल्कुल सही है प्यारे विद्यार्थियों। ए और सी किस में है, ए और सी में है, ए और सी में है, ए और सी में है। क्वेश्चन नंबर 19, मान लीजिए अवतल दर्पण पर, मान लीजिए अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें आपतित होती है। प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारी मुख्य अक्ष है, ये वक्रता केंद्र सी, ये फोकस और ये पोल। क्वेश्चन में कहा है मान लीजिए अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें आपतित हो रही है। प्यारे विद्यार्थियों, जब ये किरणें आपतित हो रही है तो आपको पता है टकराने के बाद परावर्तन के बाद ये किरणें फोकस से गुजरती है, फोकस से गुजरती है, टकराने के बाद ये किरणें फोकस से गुजरती है। तो सभी परावर्तित किरणें कहां पर प्रतिच्छेदित होती है, तो ये कहां पे क्रॉस करेगी, तो ये हमारे मुख्य फोकस से क्रॉस करेगी। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन से पुरुष प्रजनन प्रणाली के भाग है। प्यारे विद्यार्थियों, एक आपके चलता है नर जनन तंत्र, एक चलता है मादा जनन तंत्र। तो अभी जो बात हो रही है वो पुरुष पुरुष का मतलब है नर जनन तंत्र की भाग हो रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, नर जनन तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं, इसमें न लिख लो लिख लो लिख लो। एक जोड़ी वृषण होते हैं, एक जोड़ी वृषण कोष होते हैं, एक जोड़ी आपका क्या हो जाएगा, जैसे ये हो जाएगा टेस्टिस या वृषण, वृषण के चारों ओर होते हैं वृषण कोष। ठीक है ना। हाँ, इसके बाद में एक जोड़ी चलेगा शुक्रवाहिनी, एक जोड़ी शुक्राशय, एक जोड़ी नहीं प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि, एक बार इसको चेक कर लेंगे। एक जोड़ी काउपर ग्रंथि होती है, काउपर्स ग्रंथि होती है। एक होता है आपका सिसन मार्ग, ये देख लो, ये जो नाम लिखे ना, ये हमारे
फीमेल रिप्रोडक्टिव के है। तो देखो अंडवाहिनी महिलाओं में होती है, योनि महिलाओं में होती है, डिम्ब वाहिनी ये महिलाओं में होती है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर चला जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 21। भाई ये क्वेश्चन कल के पेपर में भी था। 30 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बिंब की ऊंचाई है 30 सेंटीमीटर, लेंस की बात कर रहा था। ये कल भी यही क्वेश्चन था एक, सेम सेम डिटो यही क्वेश्चन था। ये अवतल लेंस 30 सेंटीमीटर बिंब की ऊंचाई है और प्रतिबिंब जो बन रहा है वो 10 सेंटीमीटर बन रहा है। तो इसका कल भी आया था आंसर, आवर्धन क्षमता प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, 30 सेंटीमीटर प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर और बिंब जो है वो 30 सेंटीमीटर है। दोनों ही यहां प्लस में चलते हैं क्योंकि सीधा बनता है प्रतिबिंब। तो यहां पे प्लस पे 1/3 इसका जवाब होगा, 1/3। कल का ही क्वेश्चन है। नहीं नहीं नहीं, अरे यार कल भी किया ये क्वेश्चन। तो भाई ऊपर प्रतिबिंब की ऊंचाई आती है, ऊपर 10 आएगा, ऊपर प्रतिबिंब की ऊंचाई, नीचे आती है बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई से आवर्धन क्षमता ज्ञात की जाती है। 22 नंबर रिक्त स्थान। प्रजातियों के दीर्घकालिक उत्तरजीविका में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? रिक्त स्थान। प्रजातियों के दीर्घकालिक उत्तरजीवी, देखो दोस्तों आपको पता है उत्तरजीविका को चलाने के लिए, मतलब जैसे मान लीजिए हमारी जाति है मानव जाति, तो इस मानव जाति को चलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर, अरे भाई जनन 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 नहीं करोगे तो ये जीविका ही बंद हो जाएगी। क्वेश्चन नहीं नहीं नहीं, नहीं जनन जनन, नहीं भाई बी राइट आंसर लिया है। अरे यार आप समझो, अगर जनन ही नहीं करोगे तो नई पीढ़ी कहां से आएगी? वेरिएशन तो तब आएगा जब जनन होगा, जनन होगा तब तो वेरिएशन की बात आगे आएगी, जनन ही नहीं होगा तो कहां से भाई? अरे भाई वेरिएशन जरूरी है, वो अलग चीज है, वो अलग क्वेश्चन था वेरिएशन वाला। किसी इकोसिस्टम को चलाने के लिए वेरिएशन जरूरी है, क्योंकि मान ले एक जैसे आदमी है, मान ले अभी अपन बात करें हाइड्रा की, तो सभी हाइड्रा एक जैसे होते हैं। तो अगर एक प्रजाति खत्म होगी ना किसी कारण से तो पूरी प्रजाति खत्म हो जाएगी। लेकिन यहां पर जो बात चल रही है ना वो है उत्तरजीविता में महत्वपूर्ण, मतलब उसको चलाने के लिए। तो भाई साहब उसके लिए पहले जनन, जनन नहीं होगा तो वो उत्तरजीविका वहीं खत्म हो जाएगी। बी माना है राइट आंसर, बाकी आपकी मर्जी है। निम्नलिखित में से पादप कोशिका का कौन सा बड़ा अंग प्रकाश संश्लेषण? अरे भाई प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन जरूरी है? प्लास्टिडिया लवक, लवक के अंदर होता है हरित लवक। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन जरूरी है? प्लास्टिडिया लवक, लवक के अंदर होता है हरित लवक, लवक के अंदर होता है हरित लवक। कोशिकाओं में कितने प्रकार के अंतःप्रदपी जालिका होती है? अरे भाई अंतःप्रदपी जालिका दो तरह की होती है, एक तो होती है चिकनी अंतःप्रदपी जालिका और एक होती है खुरदरी 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 अंतःप्रदपी जालिका। दो प्रकार की अंतःप्रदपी जालिका होती है, एक होती है खुरदरी और एक होती है चिकनी अंतःप्रदपी जालिका। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कोशिकीय अंगकों में से कौन सा या कौन से विशेष रूप से पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं? भैया सीधा क्वेश्चन है, ज्यादा कतई कठिन नहीं है। इनमें से कौन कौन सी चीज है जो पादप कोशिकाओं में पाई जाती है विशेष रूप से? देखो प्लास्टिडिया लवक, रसधानी और कोशिका भित्ति। मेरा भाई सुन, माइटोकॉन्ड्रिया तो जंतु कोशिका में भी होता है, पादप कोशिका में भी होता है। गोल्जी काय पादप कोशिका में भी होती है, जंतु कोशिका में भी होती है। और लेन काय, इसको छोड़िए आप एक बार वी डी और ई तीन चीज जो है ना, ये लेन काय जो है ना ये भी जंतु कोशिका का मेन पार्ट है, दोनों जगह मिल जाएगी। लेकिन ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि मेनली जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है। तो भाई प्लास्टिडिया लवक केवल जंतु, सॉरी प्लास्टिडिया लवक केवल पादप कोशिका में, रसधानी ये केवल मेनली पादप कोशिका में, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में। तो ये वो चीज पूछ रहा था जो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, बी डी और ई।
लाइसोसोम तो पादप जंतु दोनों जगह नजर आ जाएंगे। 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है। दो देख, ये बढ़िया क्वेश्चन बनाया इन लोगों ने। 26 नंबर का क्वेश्चन बहुत बढ़िया सेट किया है, एक बार देखिए दोस्तों। ये हमारा कोई दर्पण है, फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र सी। दोस्तों कह रहा है कि फोकस दूरी जितनी ज्यादा होगी क्षमता उतनी कम होगी। कथन सही नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। आपको पता है लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होता है। इन्होंने बोला है, जी हां, फोकस दूरी जितनी ज्यादा होगी लेंस की क्षमता उतनी कम होगी। उतनी कम होगी मतलब ये कथन तो सही है। दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन बनाया है। फोकस दूरी जितनी ज्यादा होगी लेंस की क्षमता उतनी कम होगी। अगला, अवतल लेंस की क्षमता, लेंस अवतल लेंस की बात हो रही है, अवतल लेंस की बात हो रही है। अवतल लेंस की जो क्षमता है, अवतल लेंस की जो क्षमता है वो ऋणात्मक होती है। दोस्तों देखो, ये चीजें चलती है फोकस दूरी से। तो अवतल लेंस का जो फोकस होता है वो इधर होता है और इसकी माइनस में लेते हैं, माइनस में इसकी फोकस दूरी माइनस में चलती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में चलती है तो लेंस की क्षमता भी माइनस में आती है। अवतल लेंस की क्षमता माइनस में चलती है, सही है। अगला, अगला, फोकस दूरी जितनी अधिक होगी प्यारे विद्यार्थियों, फोकस दूरी जितनी अधिक होगी क्षमता उतनी अधिक होगी, ये गलत है और गलती पूछ रहा है। सी राइट आंसर जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। राइट आंसर क्या होगा इसका? सी। दोस्तों दोनों बातें बोल दी। क्वेश्चन ये था फोकस दूरी अगर ज्यादा होगी, बार बार कह रहा हूं, तो लेंस की क्षमता क्या होगी? कम होगी। उत्तल लेंस की बात कर रहा है थोड़ी देर के लिए। उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है, फोकस दूरी जो है प्लस में होती है, ये भी सही है। गलत पूछ रहा था, सी राइट आंसर चला जाएगा। पढ़ना तो पड़ेगा यार, क्वेश्चन इतना जल्दी भी नहीं है, तुक्का मार दिया चला गया, आंसर नहीं है। इतना भी नहीं है, पेपर में बैठते तब तो और भी पसीना आने लगता है हाथ पैरों में। जब एम द्रव्यमान का कोई वस्तु है, एम द्रव्यमान, बढ़िया क्वेश्चन है, फिर से एक बार, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है और इसको एच ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती की ओर गिराया जा रहा है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा किस बिंदु पर अधिकतम होगी? प्यारे विद्यार्थियों काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है। तो भाई साहब गतिज ऊर्जा जो है ना वो वेग के वर्ग के समानुपाती होती है। जहां पर वेग ज्यादा होगा वहां पे गतिज ऊर्जा भी ज्यादा होगी। ऐसा होगा जस्ट टकराने से पहले। टकराने से जस्ट पहले प्यारे विद्यार्थियों, टकराने से जस्ट पहले वेग अधिकतम होगा। वेग अधिकतम होगा, गतिज ऊर्जा भी अधिकतम होगी। टकराने से जस्ट पहले, गिरते समय आधे रास्ते में, जब वह धरती से टकराने वाली हो, जब वो धरती से टकराने वाली हो, वी राइट आंसर लगेगा। मेरा भाई जब भी कोई वस्तु को आप छोड़ोगे ना, जैसे जैसे नीचे आएगी उसका वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, वेग बढ़ेगा गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। जहां पे गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी वहां पे स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी, जहां पे गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी वहां पे स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी। 29 नंबर, निम्नलिखित में से क्या एक छड़ाकार संरचना, छड़ के जैसी संरचना जो केंद्रक में तभी पाई जाती है जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है? बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। ये हमारी कोशिका है, ये हमारा केंद्रक है। आपको मैं अच्छे से बता दूं कि केंद्रक के अंदर ऐसे धागे नुमा संरचना पाई जाती है जिन्हें हम क्रोमेटिन जाल बोलते हैं, क्रोमेटिन जाल कहते हैं। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों जब कोशिका विभाजन शुरू होता है तो यही क्रोमेटिन जाल गुणसूत्र का रूप ले लेते हैं, यही क्रोमेटिन जाल गुणसूत्र का रूप ले लेते हैं, मतलब छड़ाकार हो जाते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब है, सही जवाब है गुणसूत्र, क्रोमोसोम। नहीं भैया, गुणसूत्र की बात हो रही है। कोशिका विभाजन होने पर प्यारे विद्यार्थियों आप एक बार केंद्रक में इसको देखिए, ये क्या है? क्रोमेटिन जाल। ये क्रोमेटिन जाल है। जैसे ही कोशिका विभाजन शुरू होता है, कोशिका विभाजन शुरू होता है, ये क्रोमेटिन जाल जो है संघनित होकर गुणसूत्र का रूप ले लेते हैं और गुणसूत्र जो है ना ऐसे ही छड़ी जैसी आकृति होती है। राइट आंसर ए 28 नंबर। 29 नंबर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29, चूना पत्थर की ऊष्मा के द्वारा द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को, प्यारे विद्यार्थियों ये चूना पत्थर है, चूना पत्थर है,
जब इसको हम चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर है, जब हम इसको गर्म करते हैं, जब हम इसको गर्म करते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में CO2 गैस बाहर निकलेगी। प्यारे विद्यार्थियों इसको हम बोलते हैं ऊष्मीय अपघटन, इसको हम ऊष्मीय अपघटन कहते हैं, इसको हम ऊष्मीय अपघटन कहते हैं, इसको हम ऊष्मीय अपघटन कहते हैं दोस्तों। ऊष्मीय अपघटन बोल दो या वियोजन बोल दीजिए, एक ही बात है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी भाई को अगर बुक ऑर्डर करना हो तो वो हमारे एप्लीकेशन से बुक ऑर्डर कर सकता है। डिलीवरी चार्ज फ्री है भैया, किताबें आपको घर तक पहुंच जाएगी, चाहे 6 दिन लगे चाहे 7 दिन लगे। ये फिजिक्स केमिस्ट्री की अलग किताब है, बायोलॉजी की अलग किताब है। आप हमारे एप्लीकेशन से दोनों किताबें, मैं दावा कर रहा हूं, डिटो हाथ से लिखी गई है। और इतना तो नहीं कहता, लेकिन आपकी परीक्षा के अंदर 90% क्वेश्चन सही करा सकती है, इतना मुझे विश्वास है। स्पेशली रेलवे वाले बच्चों के लिए कह रहा हूं, ये मेरी गारंटी है। आप इसको एक बार पढ़ के देख लो। हाँ, आपकी गलती से क्वेश्चन गलत होगा तो अलग बात है, नहीं तो मैं कह रहा हूं कहीं 100% की तो गारंटी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि किताब के अंदर से 90% मेटेरियल आपको पेपर में नजर आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप हमारे एप्लीकेशन दावरा क्लासेस जयपुर से इसको ऑर्डर कर दीजिए। ये किताब पूरे भारत में आप कहीं भी मंगा सकते हो, आपको डिलीवरी चार्ज नहीं देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड पर, पिंड का वजन है 2 किलोग्राम, पिंड का वजन है 2 किलोग्राम, द्रव्यमान दे रखा है 2 किलोग्राम, एक नियत बल 4 सेकंड तक कार्य करता है, समय दे रखा है 4 सेकंड, और इसका वेग 8 मीटर प्रति सेकंड से, प्रारंभिक वेग जो है वो 8 मीटर प्रति सेकंड है, से अंतिम वेग 12 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। लगाए गए बल का परिमाण क्या होगा? दोस्तों वैसे तो हम फॉर्मूला बल का ये लगाते हैं, बल F बराबर A में होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, लेकिन शायद आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन में हमें त्वरण नहीं दे रखा, तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे सजा सकते हैं, द्रव्यमान इंटू त्वरण की जगह पर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, इस तरह से आप सजा के इसका उत्तर लाइए। दोस्तों यहाँ पे द्रव्यमान है 2, अंतिम वेग कितना है 12, प्रारंभिक वेग कितना है 8, समय कितना है 4। दोस्तों यहाँ पे आपका 2 इंटू 12 में से 8 गया तो 4/4, 4/4 मतलब 1 से गुणा हो जाएगा, तो बल जो है वो 2 न्यूटन ही आएगा, बल का मान 2 न्यूटन हो जाएगा। दोस्तों लगाया गया बल 2 न्यूटन होगा। 6 बजे वाली क्लास की PDF लगवा दूंगा भाई। देखिए जैसे ही 6 बजे क्लास होती है, 7:15 बजे, 7:30 वो खत्म होती है, फिर तुरंत ही इस क्लास में लग जाता हूं। तो जैसे ही क्लास खत्म होगी, आज जो क्लास हमने ली है अम्ल क्षार लवण वाली, उसकी PDF में लगा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 पर जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस परिघटना में ठोस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, सीधा क्वेश्चन है, ठोस से रट लो यार, ऐसे कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिन पे समय मत खराब किया करो। ठोस से डायरेक्ट गैस में जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ठोस से डायरेक्ट गैस में जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। 32 नंबर, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलता है। प्यारे विद्यार्थियों आपको पता है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना, उबलना मतलब उसका क्वथनांक कहलाता है, पानी का उबलना 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ये इसका क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वथनांक। सब्लिमेशन बोल सकते हैं ऊर्ध्वपातन को, बिल्कुल सही है। शरीर के उस भाग की पहचान करिए जिसमें अनैच्छिक पेशियां नहीं पाई जाती है। प्यारे विद्यार्थियों किस भाग में अनैच्छिक पेशियां नहीं पाई जाती है? प्यारे विद्यार्थियों हमारे आमाशय के अंदर अनैच्छिक पेशी पाई जाती है। आमाशय की पेशियों को आप रोक सकते हो कि नहीं रोक सकते, फेफड़ों को पेशियों को नहीं चला सकते हो आप अपनी मर्जी से, हृदय की पेशियों को आप नहीं चला सकते अपनी मर्जी से, ये कुछ द्विसिर पेशी है,
आपकी अनैच्छिक पेशियां नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, अनैच्छिक पेशियां नहीं होती है। शरीर के उस भाग की पहचान करिए जिसमें अनैच्छिक पेशियां नहीं होती है। देखो, इसमें अनैच्छिक पेशी है, इसमें अनैच्छिक पेशी है, इसमें अनैच्छिक पेशी है। ये एक बार चेक कर लेना, इसका इंग्लिश शब्द क्या है, ये द्विसिर पेशी का कहां है। ये क्या आ गया, द्विसिर पेशी। क्वेश्चन नंबर 33। इसको वाइसेप्स भी बोलते हैं यार, अनैच्छिक पेशी नहीं है इसको। ये द्विसिर पेशी को वाइसेप्स भी कहते हैं। वाइसेप्स ये एक सुऐच्छिक पेशी है, कंकाल की पेशी है जिसे हम अपनी इच्छा से चला सकते हैं। इसको बाइसेप्स पेशी भी बोलते हैं, इसको बाइसेप्स पेशी, है ना। बाकी का तीनों जगह पर, बचे कुचे तीनों जगह पर आपकी अनैच्छिक पेशियां है। किसी लेंस की शक्ति और फोकल लंबाई के बीच संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। प्यारे विद्यार्थियों, लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होता है। अब आपको सही लाइन पकड़नी है। शक्ति, लेंस की शक्ति फोकल लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सही है मेरे हिसाब से तो व्युत्क्रमानुपाती, पहला ही ऑप्शन सही है। अरे अनुक्रमानुपाती का मतलब तो समानुपाती होता है। ए सही है, ए को पकड़ लीजिए आप तो। शक्ति P बराबर 1/f। प्यारे विद्यार्थियों, जो लेंस की जो पावर होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, एंटी प्रोपोर्शनल। अगला कोलाइडी विलियन पे फिर क्वेश्चन आया है। कोलाइडल कणों के को अलग करने के लिए दोस्तों ये है, देखिए मैं, जो भाई रेगुलर मेरी क्लास ले रहा होगा उसको तो बात समझ में आ गई होगी कि भाइयों बहुत सारी पीडीएफ भेज दी है मैंने, बहुत सारी पीडीएफ कोलाइडी वगैरह की पीडीएफ भेज दी है मैंने। तो आप इन कोलाइडियों की पीडीएफों को आप अपने पास स्टोर कर लीजिए। ये जो कोलाइडी वगैरह है इसकी एक पीडीएफ है जो मैंने शायद बहुत बार अभी लगा दी है। अपकेंद्रण बोलते हैं इसको, अपकेंद्रण, है ना। इस विधि का नाम है अपकेंद्रण विधि। ये फाइल नहीं ओपन हो रही, है ना। बाकी का उस विधि का नाम जो है वो है आपका अपकेंद्रण विधि। किस विधि से हम कोलाइडी पदार्थों को अलग कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको लगानी है कौन सी विधि, अपकेंद्रण विधि है। ये अपनी एनसीईआरटी के अंदर ही है ये क्वेश्चन, कुछ दिन पहले भी दिखाया था अभी मैंने आपको। इतने सारे फोटो मैंने आपको भेज दिए दुनिया भर के, अब आप क्या देखते ही नहीं हो इनको। है बाकी का एक बात चेक कर लेना, नौवीं की एनसीईआरटी में है दूसरे चैप्टर में कौन सी विधि यूज करेंगे, तो उस विधि का नाम है अपकेंद्रण विधि। उस विधि का जो नाम है, ये कोलाइडी विलयनों को किस विधि से हम अलग करते हैं, तो इसको बोलते हैं अपकेंद्रीकरण विधि बोलते हैं, अपकेंद्रीकरण विधि बोलते हैं। आया हुआ क्वेश्चन है, पहले भी एक दिन फोटो बता दिए इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को घटाता है, घटाता है। वाष्पीकरण की दर घटाना, इसको समझो दोस्तों। वाष्पीकरण की दर का घटाना, पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ाओगे, क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी। हवा की गति तेज होगी तो भी पानी वाष्प बन के ज्यादा उड़ेगा। तापमान बढ़ाओगे तो भी पानी, अगर गर्मी ज्यादा होगी तो पानी जल्दी से उड़ जाएगा। आर्द्रता में वृद्धि, प्यारे विद्यार्थियों अगर नमी ज्यादा होगी, अगर जैसे अभी बरसात के दिनों में, मेरे भाई बरसात के दिनों में नमी क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है। अगर नमी ज्यादा है तो पानी कम उड़ेगा, पानी कम उड़ेगा, वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी। 37 नंबर, संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होता है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम, किसी वस्तु पर लगने वाला बल, किसी वस्तु पर लगने वाला बल संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है।
परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम आपने जरूर सुना होगा भाई साहब, किसी वस्तु पे लगने वाला बल संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। क्वेश्चन का जवाब होगा सी। 38 नंबर, गति का प्रथम नियम निम्नलिखित में से जड़त्व का नियम। एक ही क्वेश्चन पेपर में दो आगे पीछे क्वेश्चन उठा लिए। प्यारे विद्यार्थियों देखो, क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन गति से उठा लिए, तो टेक्नीशियन के अंदर 40 क्वेश्चन आते हैं। टेक्नीशियन में 40 क्वेश्चन आते हैं, तो मेरे भाई 40 क्वेश्चन में से सच बता रहा हूं, अगर आप अच्छे से विज्ञान पढ़ोगे ना, तो मेरी गारंटी है आप 35 क्वेश्चन 100% सही कर पाओगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। लेकिन इसके लिए आपको एनसीईआरटी को बिल्कुल अच्छे से लाइन टू लाइन पढ़ना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन नंबर 39 अयस्क, अयस्क समझते हो, जैसे लोहा का जो अयस्क होता है उसको बोलते हैं हेमेटाइट, मैग्नीटाइट। अयस्क खदान में पाई जाने वाली अशुद्धियों के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग करते हैं? भाई इसके लिए ये एनसीईआरटी का चौथे पार्ट में है, चौथे में तीसरे में है। अयस्क खदान में पाई जाने वाली अशुद्धियों के लिए आप इसके लिए क्या शब्द यूज करते हैं? गैंग। अरे भाई निस्तापन और भर्जन तो इनको फिल्टर करने की विधि है, निस्तापन और भर्जन तो इनको फिल्टर करने की विधि है। एनोड पंख अभी किसी दिन आया था, अभी पेपर में पिछले कुछ दिन पेपर में चित्र भी बताया था एनोड पंख का। कॉपर 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 की जो प्लेटें लगाई थी, शुद्ध और अशुद्ध प्लेटें लगाई थी। एनोड पंख आया हुआ क्वेश्चन है, आपको याद रह जाए तो बहुत खुशी की बात है। 40वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसका जवाब आपको देना है भैया। अब हम आपको प्रत्येक पेपर में 40 क्वेश्चन करा रहे हैं, और 40 क्वेश्चन को करने में मेरा भाई आपको 1 घंटे और 15 मिनट का समय लग रहा है। तो मेरा भाई इतना तो लगेगा, जो भी मैं थोड़ा स्पीड से ले रहा हूं इतना तो लगेगा भाई साहब। 1 घंटे 15 मिनट का समय लगेगा, इतना समय तो चाहिए। अगर अपन इसको बहुत ज्यादा फास्ट कर देंगे, टिक कर देंगे ना, तो वो चीजें समझ में नहीं आएगी। और आप प्रैक्टिस करते रहो, रोज प्रैक्टिस करो, और भैया विज्ञान पढ़ लेना। फिर कह रहा हूं विज्ञान पढ़ लेना, समय है तो विज्ञान को आप बार बार पढ़िए, जब तक चीजें याद नहीं रहेगी कोई मतलब नहीं है। प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? 1 वॉट शक्ति, क्वेश्चन में शक्ति का मान दे दिया 1 वॉट, शक्ति का मान दे दिया 1 वॉट, और समय का जो मान है वो 1 घंटे दे दिया, और आपसे कितनी ऊर्जा का उपयोग। देखो ये क्वेश्चन ये था, शक्ति P बराबर E अपॉन टी लिखते, ऊर्जा बटे समय, ऊर्जा। अब आपको E ज्ञात करना, E बराबर होता है P इंटू टी। जी हाँ, ऊर्जा 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 बराबर E बराबर P इंटू टी होता है दोस्तों। ऊर्जा E बराबर, शक्ति का मान दे रखा है 1 वॉट, 1 वॉट्स की शक्ति दे रखी है। और जी हाँ, यहां पर समय घंटे में लेना है, समय आपको घंटे में लेना है, क्योंकि ये ऊर्जा जो आती है ना, ये आती है वॉट घंटे में। भैया अभी जितना पूछा है ना उसका उत्तर दीजिए। ऊर्जा का मान 1 वॉट इंटू घंटे, 1 वॉट घंटे आ रहा है। अगर आप इसको किलोवाट घंटे में बदलना चाहते हो तो 1000 का भाग और दे देना, ये इससे जो आंसर आएगा वो तो वॉट इंटू घंटे ही आएगा। भाई ऊर्जा का इस सूत्र से जो आंसर आएगा वो तो वॉट इंटू घंटे ही आएगा। अगर आप इसको किलोवाट इंटू घंटे में बदलना चाहते हैं तो 1000 का भाग दे दीजिए, लेकिन यहां पे जवाब हो गया इसका V, वॉट इंटू घंटे। कमेंट करके बता दो, आज का पेपर इतना भी सरल नहीं था जितना आप समझ रहे हो। जिसको साइंस पढ़नी है वो 299 में जाके पढ़ लेना, और कहीं ऐसा नहीं हो कि ऑफरों के चक्कर में मत रहा करो। मेरे भाइयों, पढ़े लिखे हो, शिक्षित आदमी हो, और एक खास सूचना, प्लीज 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 प्लीज, एक खास सूचना प्लीज, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, जल्दी से सुनो इस सूचना को, जल्दी जल्दी सुनिए मेरे दोस्त। टेलीग्राम के ऊपर एक ऐसा मैसेज आता है, प्लीज जल्दी से सबको सुनना है, एक मिनट का समय दीजिए, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। टेलीग्राम के ऊपर बार बार ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि भैया 2000 रुपए दो, 10,000 बना देंगे, गरीब बच्चों के लिए 2000 रुपए दो। आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसे मैसेजों को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, ये हैकर होते हैं, आप करोड़पति नहीं बने। प्लीज मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कोई भी विद्यार्थी
मेरे व्हाट्सएप पर, मेरे टेलीग्राम चैनल पर अगर कोई ऐसा मैसेज आता है कि 2000 में लो आग करोड़पति बना दूंगा, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैं बार बार ऐसी वीडियो बना के डाल रहा हूं, आप किसी को भी मेरे कहने से या हमारे चैनल से आप प्लीज किसी को 1 रुपया नहीं डाले। हमारे नंबर आपको मैंने दे रखे कोचिंग के, जब भी आपको बात करनी है हमारे नंबरों से बात करें। प्लीज आप डायरेक्ट ये जो लिंक आते हैं ना, प्लीज इन पे आप पैसा नहीं डाले। अभी एक भाई कह रहा गुरुजी ऐसा मैसेज आया, भैया वो मैसेज हम पे नहीं रुक सकते, वो हैकर होते हैं मेरे दादा, आपको हम समझा सकते हैं कि गलती से करोड़पति नहीं बने। ऐसे मैसेज आते हैं 3000 में करोड़पति बनना, भाई ऐसे प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसे आप मैसेजों पे पैसा मत डालना, 3000 में करोड़पति नहीं बन सकते आप। बाकी का विज्ञान पढ़नी है, एप्लीकेशन पे जाओ, 299 रुपए हमारी फीस है, आप पूरा विज्ञान पढ़िए, करोड़पति बनने की जरूरत नहीं है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी का लाइव जो बैच चल रहा है वो शाम को 6 बजे चलता है, 6 से 7, और यूट्यूब पर हम आपके सामने हैं रात को 8 बजे से लेके 9:15 बजे तक। थैंक यू, धन्यवाद।